अभी हमारा हिंदी में 33 क्वेश्चन चल रहा था। तो 33 क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। ये मतलब पढ़ते हुए में, सीखते समय में, कि जो पैसेज है उसके विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को। तो वाक्य रचना और विस्तृत व्याख्या का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, कि उसमें उनको कठिनाई हो रही है। वो उन्हें एक बारीकी से पढ़ने में सर। बारीक विस्तृत व्याख्या मीन्स बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ना। और दोनों का क्या हो जाएगा कि विस्तृत वाक्य मतलब जैसे कि उसको उर्दू में हम तफसीली वजाहत भी बोल सकते हैं। और जुमले की साख्त, वाक्य रचना, जुमले की साख्त, इसको समझने में क्या हो रहा है, मुश्किल महसूस अगर कर रहे हैं तो उन्हें समुद्र शब्द यानी कि एक भरपूर लफ्ज देता है। अगर उन्हें अंडरस्टैंड होना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ को लर्न करते हुए रिच वर्ड, जिसको हम कह सकते हैं समुद्र शब्द। तो अब उसके आगे का सवाल यहाँ से है कि भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर, कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाई को दर कर पाते हैं, दूर होना चाहिए कि दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है, कि तशखीस, आकलन किस तरह की है। युक्तियों को समझाते हैं मतलब क्या हो रहा है कि नुकात, कुछ नुकात मतलब तजवीज एक करता है। युक्तियां, नुकात, सम टिप्स, और उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इस तरह कुछ समय पश्चात उसके, कि उस वजह से विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। तो किस प्रकार का तशखीस असेसमेंट किया है। तो अब ऑप्शन है कि निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के अलावा है रचनात्मक, रचनात्मक आकलन। उसके अलावा योग्यात्मक आकलन, और फिर है स्थानात्मक आकलन। अब इनके सबके टर्म भी बताना है कि किसके क्या मतलब है। निगाह निदानात्मक आकलन मीन्स सर टीचर की निगरानी में किया हुआ। लिंक भेज। ओके। और उसके अलावा क्या बोले। हाँ, पूर्व का मतलब तशखीसी पहलू, यानी डायग्नोस्टिक कॉम्प्रिहेंशन निदानात्मक, इसको क्या कह रहे हैं कि तशखीसी पहलू। हाँ। और दूसरा रचनात्मक मतलब तश्कीलाती तशखीस। और योग्यात्मक आकलन मतलब क्या हो रहा है, योग्यात्मक समेटिव असेसमेंट। और स्थानात्मक मुख्यानि, जिसको स्पेशल असेसमेंट कह सकते हैं। स्पेशल यानी कि अगला क्या होगा, समेटिव अशकाल वगैरह, जो अगली शक्ल क्या होंगी यानी अगला उसका। हाँ। और समेटिव में, समेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, समेटिव जजमेंट बेस, फॉर्मेटिव रचनात्मक, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा।
और ये सिर्फ डायग्नोस्टिक कॉम्प्रिहेंशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये आ जाएंगे। तो कौन सा रहेगा जवाब? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है उसके अलावा? ऑप्शन ए देना। मतलब पूरा सवाल क्या था कि उनको पहले गलतियां हो रही थी, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाई गई, तो जब वो गलतियों में सुधार आया तो ये किस तरह का है? तो उसका ए बिल्कुल सही जवाब है, तशखीसी। तभी तशखीसी किस तरह से हुआ? क्योंकि जो सुधार आता है तो एक हिसाब से कभी कभार जो रेमेडियल टीचिंग होता है, रेमेडियल टीचिंग तशखीसी जांच के बाद होता है, और तशखीस करने में पहचान होती है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है। फॉर्मेटिव चूंकि ड्यूरिंग का होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस, और ये डायरेक्ट जजमेंट वाला हो गया, तो इस वजह से दो नहीं आए, और स्थानात्मक तो रहता ही नहीं है आकलन। तो उस हिसाब से रेमेडियल टीचिंग होता तो कंफ्यूजन हो सकता था कि क्योंकि कठिनाई को दूर कर पाते हैं, तो दूर हो गई, डायरेक्टली ये चीज नहीं हो गई कि कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाई को दूर कर पाते हैं, तो ये प्रकार का आकलन जो है तो निदानात्मक आकलन रहेगा, तशखीसी वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भाषा की परीक्षा, मतलब कोई एग्जाम, कोई लैंग्वेज का टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते वक्त में इसमें से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है, कौन सा काम जो जरूरी नहीं है? पहला है कि शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, कि इम्पोर्टेंस देना शिक्षण के एम्स को। दूसरा कि प्रश्नों के विविध रूपों का महत्व देना, मतलब क्या है कि क्वेश्चंस के अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो उसके रूपों को क्या कहा जाएगा कि उसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देना, या फिर कठिनाई के स्तर को महत्व देना कि उसका डिफिकल्टी लेवल को इम्पोर्टेंस माना जाए, या फिर लेखन की विधि शैलियों को महत्व देना, कि लिखने वाली चीजों को महत्व देना। तो आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है, कि जो सर नहीं डी है तो ऑप्शन। जरूरी। कौन लेखन सा की ए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। सी, कठिनाई के स्तर को महत्व देना, और सी के अलावा कोई? सर ऑप्शन फोर, लेखन की कठिनाई, लेखन लेखन की की विधि विविध शैलियों को। को महत्व देना। ओके, उसके अलावा? परीक्षा का मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसका मतलब क्या होता है? एग्जाम ब्लूप्रिंट टेस्ट के का क्या क्या होता है? सर ब्लूप्रिंट क्वेश्चन यानी कैसे है और कितने मार्क्स, ऑब्जेक्टिव और जितने भी है वो देखना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, एक रॉ रॉ टाइप में लिखना है फाइनलाइज होने से पहले। तब उसमें क्या चीज जरूरी नहीं हो रही, तो उसका जवाब है डी, सही जवाब, कि लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। अब लेखन की विविध शैलियों, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हर एक कोई रखता है, जैसे कि अगर कोई एग्जाम भी होता है, डिफिकल्टी लेवल, लो लेवल डिफिकल्टी, मीडियम और हाई, ये मिक्स होता है, तो ये इसके स्तर को महत्व दिया जा रहा है। प्रश्नों के विविध रूपों को, विविध रूप मतलब कभी जोड़ियां लगा रहे हो, कभी एमसीक्यूज वगैरह, अलग अलग तरह से एक जुमले में जवाब, तफसीली वजाहत सारे, तो ये भी हो रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, कि जो सिखाया गया है उसको भी तो महत्व दिया जाएगा, कि एम उसको महत्व देना, लेकिन लेखन की विविध शैलियों को कि किस तरह से टाइप्स ऑफ लिखेगा सामने वाला, कि मुख्तलिफ तरीके, तो उनकी शैलियाँ, उसको महत्व देना, तो वो इम्पोर्टेंस देना नहीं रहेगा, वो उसके हिसाब से लिखेगा, तो इसलिए लेखन का नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो स्टूडेंट का काम रहेगा, और ये तैयार करना ये टीचर का काम, इस वजह से। तो ये सही जवाब है, डी जो आपने दिया। नेक्स्ट है, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है। तब यहाँ पर श्यामपट्ट मतलब क्या होता है जी? ब्लैक बोर्ड पर उस पर क्या कर रहा है, वाज़ेह तौर पर लिख रहा है, लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है, और विद्यार्थी उन शब्दों को, उन वर्ड्स को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं मतलब प्रैक्टिस बुक वगैरह में। और निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की
इस टेक्निक से मेल खाती है? कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की, वर्तनी मतलब क्या होता है? खुलासा वगैरह होगा या क्या होगा? वर्तनी करना। सर खुलासे को ही बोलेंगे नवर्तनी। हाँ, तो खुलासा विविध वर्तनी सिखाने की इस टेक्निक से मेल जो खा रही है, तो वो क्या रहेंगी? खेल विधि, अभ्यास विधि जिसको ड्रिल कहा जा रहा है, और प्रतिलेखन विधि, या श्रुत लेख विधि। ड्रिल विधि, अभ्यास विधि, ड्रिल। उसके अलावा सर क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। सर क्वेश्चन और एक बार समझाइए ना सर। एक टीचर है जो क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड पर वाज़ेह तौर पर बड़े अल्फाज में या फिर लेख में कुछ शब्द लिखता है, ये लिखती है, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। मतलब वो देखकर वो कॉपी कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस टेक्निक से मेल खाती है? तो अब ये सवाल हो गया। एक बार जिसने नहीं देखा है तो वो एक बार और देख लीजिए उसको। अब इसके बाद में ये ऑप्शंस। सर ऑप्शन नंबर 2, अभ्यास विधि। इसका आंसर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। इसके अलावा उसके सर अभ्यास विधि ऑप्शन नंबर बी। और जिसको मतलब जैसा वर्तनी वगैरह का डायरेक्ट नहीं समझा, कि मतलब उसमें ऐसा आएगा कि वो स्पेलिंग के तौर पे भी उसको ले सकते हैं, कि मेथड स्पेलिंग मैचेस वाला टेक्निक, मतलब जो वर्तनी सिखाने की जो आ रहा है, स्पेलिंग वगैरह के तौर पे उसको ले सकते हैं आप। हिज्जा, उर्दू में उसको हिज्जा कह सकते हैं, हिज्जे का। तो हिज्जा, या फिर मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जो है तो उसको स्पेलिंग ऐसा कह सकते हैं, तो स्पेलिंग सिखाने का। हाँ, प्रोनाउंसिएशन वगैरह जिसके अंदर वैसे भी आ सकता है, हिज्जे से और स्पेलिंग वे में। तो उसका सी है, प्रतिलेखन विधि। किसके? प्रतिलेखन। सर उसके ऑप्शन का मतलब क्या है वो समझा दीजिए ना, ऑप्शन सी और डी। सी और डी। सी का मतलब हाँ, नकल का तरीका बराबर है, कि प्रतिलेखन विधि, ट्रांसक्रिप्शन मेथड जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, ट्रांसक्रिप्शन मेथड। तो ट्रांसक्रिप्शन या फिर नकल करना, तो क्योंकि वो बोर्ड से डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्टली कोई श्रुत लेख मतलब क्या होता है, कि इमला नवेसी, जैसे कि हमने पहले देखा था। हाँ, तो श्रुत लेख नहीं हो रहा है यहाँ पर, इमला नवेसी, क्योंकि वो उसमें कोई बताया नहीं आता, डायरेक्ट लिखना होता है, इस वजह से। हाँ, और लिखने का यानी स्पेलिंग सिखाने का ये मेथड, जैसे कि वर्तनी, विविध वर्तनी सिखाने की इस टेक्निक, तो एक स्पेलिंग में काउंट हो रही हो, स्पेलिंग वगैरह में, कि जिसमें नकल करने वाली विधि से वो देखकर लिख रहे हैं, तो प्रतिलेखन विधि हो रही है। अभ्यास विधि क्यों नहीं हुई, प्रैक्टिस मेथड ड्रिल, क्योंकि इसमें, हाँ, और ये प्रैक्टिस मेथड ड्रिल में क्या होता है, कि ट्रेसिंग के अगर लिख दिया जाए कि ABCD वगैरह ट्रेस करो और नीचे लिखो, तो जब वो अभ्यास ड्रिल में आती है, अभी तो ये डायरेक्ट बोर्ड से लिख रहे हैं। और खेल विधि तो ये मतलब गेम मेथड से, मतलब लिखकर गेम, गेम वे होता था तो यहाँ पर लिखकर आता था कि खेल खेल में वो सिखाया जा रहा है, तो इस वजह से सर ये चीज। जी पूछिए। प्रतिलेखन उसके अलावा वर्ड से। प्रतिलेखन के अलावा भी कोई वर्ड आ सकता है, तो क्या आ हाँ। सकता है? हाँ, ऐसा अनुलेखन। वो अनुकरण वगैरह, वो तो जैसे चॉम्स्की के उसके हिसाब से आता है, अनुकरण वगैरह। तो वो अनुकरण में डायरेक्ट वो सीखने में जब ओरल वो नकल करते हैं, तो अनुकरण वो अलग आ जाएगा।
प्रतिलेख, हाँ। और उसको इंग्लिश में अगर आता है तो ट्रांसक्रिप्शन विधि, अगर इंग्लिश वाले जो भी रहेंगे तो उनको ये रहेगा। उसके बाद है कि एक बालक भाषा सीखते समय, एक स्टूडेंट जो है तो लैंग्वेज सीखते वक्त में निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। ये मतलब एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है किसमें, सीखते समय भाषा, ये वाला। अब करता पाया जाता है तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो देखना है कि नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई उसको हो रही है, एक ये चीज हो गई। इसको देख लीजिए क्योंकि अगला इसका अगले पेज पर है कि एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है कब, के नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में, के नाम और अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, या फिर ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा होना, मतलब देखने में शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दिख ना पाना, दृष्टि से आ गया बाधा, रुकावट। और लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना, कि ज्यादा वक्त ले लेता है अब उसको जो काम दिया जाता है लिखने का उसमें। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन वन। वन। इसके अलावा अब यहाँ पर एक और सवाल है यहाँ पर उसके आगे कि बालक, मतलब ये यहाँ तक उन्होंने लिखा, अब ये चीजें, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे चीजें कर रहा है तो बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता या करती है, ये बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता या करती है। तो अब यहाँ पर अब ये ऑप्शन आ रहे हैं कि वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, सर वैकल्य क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए ना। डिसेबिलिटी वाला, और सीखने में अक्षमता और सीखने का भय। फिर से कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पर पहले सवाल का जवाब देकर कोशिश करना है, फिर एक मरतबा और उसको देखिए। वाचन वैकल्य, सर वाचन का मतलब बोलने में कठिनाई। वाचन वैकल्य सर। लेखन और वाचन दोनों भी है ना उसका प्रॉब्लम। सीखने में पढ़ने में भी हो रहा है और लिखने में भी हो रहा है, सीखने में अक्षमता होगा। और जिसको अभी सवाल और समझना था तो एक मरतबा और एक उसको देखते आइए, एक बार और फिर से देखिए सवाल कि एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है, कि वो ये सारी समस्या से जूझ रहा है। नाम और अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई उसको हो रही है, नाम और अक्षरों की ध्वनि, यहाँ पर आवाज लहजे का आ गया, ध्वनि सीखने में कठिनाई हो रही है उसको, एक ही चीज हो गई। उसके बाद में है बाकी कि उसे यहाँ पर ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां कर रहा है वो, कि ऊंचे समय में पढ़ते वक्त में गलती हो रही है, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय भी दृष्टि बाधा हो रही है उसको, और लेखन कार्य को पूरा करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको लिखने का काम में। तो अब बालक किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि उसको कौन से टाइप की बीमारी है, वाचन वैकल्य, लेखन, सीखने में, सीखने का पहली सर सीखने की में अक्षमता। सीखने में अक्षमता। ऐसे, और उसके अलावा वाचन में हो सकता है। ऑप्शन ए। वाचन, देखने में, और उसके अलावा उसका है ऑप्शन ए, वाचन वैकल्य, के वाचन डिसऑर्डर मतलब इसको क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे उसको, रीडिंग डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे ना फिर उसको? डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया। भी विकार, हाँ तो डिसलेक्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़ने की खराबी। दूसरे का मतलब क्या था कि तहरीरी खराबी से, तो उसमें आप देखिए यहाँ पर
डिसलेक्सिया की वजह से उसको दृष्टि बाधा यहाँ पर हो गई, डिसलेक्सिया होने की वजह से। तो इनडायरेक्ट सवाल ऐसे पूछा गया, उसके सिम्टम्स बताता हूँ। लेखन कार्य को पूरा करने में क्यों टाइम लग रहा है इसको। एक आता है कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, तो वो तो इसके अंदर नाम नहीं था। हाइपर एक्टिविटी वगैरह सारी चीजें, तो वो चीजें नहीं थी। लेकिन ये वाला अगर होता पूरा करने का, तो अब ये टाइम क्यों लग रहा है उसको, अब उसके अंदर तो ऑप्शन में नहीं था। तो उसको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जब वो दृष्टि बाधा है तो उसकी वजह से उसको देख नहीं रहा, तो इसलिए वो लिखने में भी उसको टाइम लग रहा है। और ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, ये बहुत सारों को लग रहा था कि जैसा सीख नहीं पा रहा है, मतलब वो पढ़ने में क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो इसकी वजह से वो गलतियां भी कर रहा है पढ़ते समय ऊंची आवाज में। तो यहाँ पर लहजे का नहीं था। और उसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट वाला ऑप्शन, कि नाम और अक्षरों की ध्वनि का सीखने में कठिनाई, कि सीखने में वो कठिनाई करता है नाम और अक्षरों की ध्वनि को। तब यहाँ पर नाम सुनने वाली क्या नहीं कहा गया, सुनने में नहीं। अक्सर ऐसा पढ़ते वक्त में लगता है कि ध्वनि आ गई मतलब आवाज, और नाम तो सुनने में उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन अक्षरों की, नाम के साथ वो अक्षरों की ध्वनि, ये मतलब लेख लहजा जो स्पेलिंग आ जाती है जैसे हमने अभी देखा है, तो हाँ, तो वो लहजा यानी कि स्पेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है जब अक्षरों की ध्वनि होती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक करता है, तो इस वजह से वो डिसलेक्सिया के अंदर आता है, जिसको उसने वाचन से करार दिया गया। पढ़ने में दिक्कत, वाचन वैकल्य। पठन वाचन, पठन और वाचन में क्या फर्क है। पठन मतलब पढ़ना, हाँ, तो वो बोलने में रीडिंग को उसमें कन्वर्ट किया गया है कि रीडिंग, रीड करना। तो इस वजह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये था। और सीखने का भय, ये तो एक मतलब एक, ये एक डर हो जाएगा, सीखने का डर। हाँ, हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ना सीखे। बहुत। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बहुत, हो सकता है कि इंग्लिश में भी ये ऐसा आ जाए या उर्दू में भी ऐसा बना दिया जाए। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। एक लखनऊ के ऊपर, लखनऊ में नहीं लिखा गया, तो ये चीजें पढ़ना होता है कि एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वो उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। अब मौन पठन मतलब क्या होता है। एक होता दिल्ली है, दिल में खामोश। हाँ, अच्छे से सस्वर पढ़ना। पठन और मौन पठन। तो सस्वर पठन बुलंद ख्वानी, और मौन पठन खामोश ख्वानी। खामोशी। हाँ, खामोश खामोश, मुतालिया। हाँ, खामोश मुताला, ये भी बोल सकते, बराबर है, खामोश मुताला। तो खामोश मुताले के हिसाब से वो कुछ प्रश्न पूछती है। पहला ये कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, लखनऊ पर वो पढ़ा रही थी तो। उसके बाद दूसरा कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है, ये दो तो थे ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अ व ब के दोनों प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। कि सवाल तो ये इन्होंने पूछ लिया, लेकिन अब हमसे अलग सवाल है कि अ और ब प्रश्न जो दोनों रखे गए, तो इनमें उनकी प्रकृति को परिभाषित जो करता है, मतलब समझाता जो है, या उसका मतलब ये निकलता है। तो वो ये है कि पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न है, या कालांतरित प्रश्न है, या फिर परिचयात्मक प्रश्न है तारुफ वाला, या बोधात्मक प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब क्या होता है, दोहराए जाने वाला होता है क्या। हाँ, दूसरा पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है। दोहराना सर। हाँ, दोहराने वाले। और उसके अलावा जो कालांतरित प्रश्न होगा उसका मतलब क्या आ जाएगा। वो पीछे जमाने के जो सोच में रहते ना, तो वो उसके नहीं, पीछे टाइमलेस, जमाने की दृष्टि में टाइमलेस क्वेश्चन। हाँ, गुजरे टाइमलेस हुए मतलब जमाने के। बेवक्त आने वाला क्या सवाल। मतलब। और परिचयात्मक तारुफी वाला, इंट्रोडक्टरी। या फिर बौद्धात्मक का मतलब क्या होता है, इदराक। और इदराक का सवाल का मतलब, मिसाल, परसेप्चुअल क्वेश्चन। परसेप्चुअल मतलब क्या रहेगा। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन बी आएगा सर इसका। कालांतरित कालांतरित। क्यों।
परसेप्शन का क्वेश्चन का मतलब क्या आता है? गुमान तस्वुर वाला है। एक ऐसा गुमान कर सकते हैं। सर सी, ऑप्शन नंबर सी, परिचयात्मक प्रश्न। इंट्रोडक्टरी। तो बता रहे हैं, कागज तो बता दिए ना। चोर क्यों नहीं था और नवाबों का शहर क्यों कहा जा रहा है? तो ऑप्शन बी होगा सर, बी या ब्रेकफास्ट के डी? बारे में है ना। बी होने से, या डी? बोधात्मक बी प्रश्न, बी। परसेप्शन। हाँ, तो देखते हैं, उसका बी बिल्कुल सही है, बी, कालांतरित प्रश्न। अब टाइमलेस क्वेश्चन। उसका मतलब ये था कि डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब ये निकल रहा था कालांतरित प्रश्न। अब ये क्यों हुआ, ये बताइए। उसका मतलब तो डायरेक्ट ऐसे निकलता है कि कालांतरित प्रश्न यानी कि बेवक्त, या फिर और क्या होता है, कालांतरित प्रश्न। हाँ, तो काल मतलब जैसे कि जो पीरियड, तो पहले ऑनलाइन से आपने जवाब दिए थे, तो वही वे में सही से, कि मतलब पिछला जो भी था, ये पास्ट में जाकर जो देना, जो ऑनलाइन से आपने जवाब दिए थे, तो गुजरे हुए बराबर से। जमाने गुजरे हाँ, हुए जमाने जमाने से, से रिलेटेड है वो सर। गुजरे हुए जमाने से जुड़ा हुआ। तो ये काल यहाँ पर आ गया तो समझ में आ गया काल से, नहीं तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट में काल आंतरिक प्रश्न। अब अगर उससे क्यों हुआ, तो ये देखना है कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था। तो क्यों नहीं था, ये रीजन से जुड़ा हुआ है, और रीजन ये चीज से जुड़ा होगा कि उसके पीछे की वजह, जो कि वहां पर उस जमाने की वजह वो जो रही होगी, कि शोर क्यों नहीं हुआ करता था, कि हाँ, जैसा भूतकाल से जुड़ा हुआ। फिर उसके अलावा लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो अब ये हो रहा है कि अभी क्यों कहा जाता है, लेकिन इसका रीजन जुड़ा हुआ है पास से, कि नवाबों का शहर के उस वक्त में, मतलब नवाब रहना करना, ये सारी चीजों की वजह से ये चीज। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। अभी देखिए, इसमें भी हमने जो पढ़ा था, इसमें मौन पठन का पश्चात प्रश्न कर रहे होते हैं, तो ये एक मौन पठन का था, खामोश मुताले का। और उसके ऊपर ये सवाल आया कि कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। अब वो फायदा नहीं है मौन पठन का, ये विद्यार्थियों को झिझक और संकोच दूर करता है, कि झिझक और संकोच को दूर करेगा। संकोच मतलब क्या रहेगा, चिंता वगैरह कुछ रहेंगी, संकोच सर दूर एक कर। क्वेश्चन पता ना पहले। मौन पठन का फायदा नहीं है, लाभ नहीं, ये क्वेश्चन है। हेजिटेशन जो होता है, तो वो संकोच होगा। हेजिटेशन, हिचकिचाहट, झिझक, हेजिटेशन यस होना, सर। तो ये दूर करेगा। या फिर विद्यार्थियों की ऊर्जा बनाता है, मतलब एनर्जी, मतलब एनर्जी, एनर्जी बनाना मतलब आ, बचाता है, मतलब तवानाई जिसको कहेंगे, कि बोलने करने से तवानाई खर्च होती है। तो वो बुलंद होने से क्या होगा, यानी कि बच्चे अब पढ़ने रहे जोर से, तो उन्होंने जो नाश्ता करके आए थे, तो उनको देर से भूख लगेगी, तवानाई की बचत हो रही है। तीसरा, कि विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, कि समझकर और फिक्र से सोचकर उसका मीनिंग निकालते हैं। या फिर ये विद्यार्थियों में स्वत अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। स्व, हाँ, स्वत अध्ययन, खुद से अजखुद करने का अभ्यास, ये बखुद मुताला जिसको बोलेंगे, अजखुद मुताले में जो आएगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कौन सा? सर ऑप्शन डी आएगा इसका। ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ए। और तीसरे का मतलब क्या है, कि अंडरस्टैंडिंग से
पढ़कर मतलब समझते हैं सर। क्यों एक बार ले। हाँ, ये जो डी पढ़कर फिक्र ऑप्शन है। करके, उस पर गौर व फिक्र करके मतलब समझते हैं। और डी का मतलब क्या निकला कि खुद सर वो से। खुद से पढ़ने की, खुद से हाँ, खुद पढ़ने मुताला करने का की। रुझान, प्रवृत्ति मतलब रुझान उनमें पैदा होता है। और ऑप्शन ए जो था, झिझक और संकोच को दूर करता है, कि झिझक और हेजिटेशन वगैरह निकलती है। तो नहीं है पूछा कि कौन सा मौन पठा पाठ का लाभ नहीं है। नहीं। बहुत सारों ने ए जवाब दिया, बहुत सारों ने बी। क्योंकि फिर से सोचना है, क्योंकि वो नहीं है पूछा है, तो उसका ए वाला जवाब सही है, ए। तो इस वजह से, हाँ, कि जैसा खामोश अगर मुताला कर रहे हैं, क्योंकि, हाँ, झिझक कब निकलेंगे जब वो स्टेज पे बुलाया जा रहा है, हाँ, बुलंद खवानी कराया जा रहा है, सब बच्चे क्या होगा, गलती निकलेंगी, तो उसमें झिझक हिचकिचाहट रहेंगी और हेजिटेशन रहेगा। हाँ, खामोशी में मतलब उसको झिझक या डर नहीं लगा रहेगा, इस तरह से। और ये क्या था, उसका अब उल्टा अगर देखे कि लाभ है, हाँ, लाभ है, तो ऊर्जा बचाता है वही। ऐसे भी तो पढ़ ही रहा है ना। हाँ, कहानी तो कभी बराबर। हाँ, निगेटिव में एक ही था, हाँ। कंफ्यूज करने उन्होंने दिए थे। अक्सर ये लग रहा था कि ये विद्यार्थियों की मतलब ऐसा क्यों रहेगा कि तवानाई बचाना, क्योंकि वो सीखने के लिए आया है। हाँ, तो फायदा ये भी हो जाएगा कि मतलब उनकी ज्यादा एनर्जी भी नहीं गई, और समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करेंगे। ये दो तो पॉजिटिव थे ही। हाँ। सर इसमें निगेटिव ढूंढने क्या सर? हाँ, झिझक की वजह सर से ये निगेटिव हो गया। निगेटिव का आंसर निगेटिव। हाँ, निगेटिव की वजह से, लाभ नहीं है होने की वजह से ऐसे हो गया कि झिझक संकोच दूर करता है। और किसकी वजह से भी, कि पाठ, कौन सा, मौन पठन का। अगर सस्वर पठन होता था तो फिर ये पॉजिटिव में आता था, ये लाभ नहीं होना, कि फायदा नहीं मिल पाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें और किसी को और दिक्कत है क्या? सर ये क्वेश्चन और एक बार समझाइए ना। मतलब खामोश मुताला जब कर रहे हैं, अभी जैसे कि सारे लोग आंसर दे रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर कोई खामोश मुताला कैसा होता है, उसकी एक बताइए मिसाल। खामोश मुताला साइलेंट करने रीडिंग से सर। साइलेंट साइलेंट रीडिंग होती रीडिंग। है, हाँ, तो साइलेंट अपने आप रीडिंग होती है। मतलब तो साइलेंट जब खामोश रीडिंग मुताला करता है वो, पढ़ना। हाँ, अपने आप वगैरह करेंगे खामोश, तो उसमें उसको झिझक या फिर ऐसा हेजिटेशन नहीं रहेंगी कि मतलब कौन क्या कह देगा पढ़ने में। अगर उसको जोर से पढ़ना लगा है, सस्वर पठन में या फिर स्टेज पर बुलाकर सबके सामने, तो उसको झिझक महसूस होगी कि कहीं पर कुछ गलती ना आ जाए। अकेले में तो मतलब उसको झिझक नहीं होगी, क्योंकि उसने पढ़ भी लिया, बोल देगा हाँ ठीक है, मैंने एक सबक कंप्लीट कर लिया है। वो बताएगा नहीं मेरी इतनी गलतियां निकली थी। लेकिन वो जोर से जब पढ़ेगा तो उसको झिझक महसूस होगी। ऊर्जा बचाता है बोले, तो उसकी एनर्जी भी कम हुई ना, उसने बोल दिया हाँ तो मैंने सर तीन। ऑप्शन ए तो पॉजिटिव में जाएगा ना सर? पॉजिटिव कैसे जाएगा? है ना? बुलंद खवानी होती लेकिन अब तो विद्यार्थियों पॉजिटिव का आता। मतलब वो लोग को झिझक उनकी दूर करेगा, उनको टेंशन नहीं रहेगा, लाइक वो फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे। जो वो रीड कर रहे हैं वो खुद के लिए। हाँ, तो ये फायदा नहीं मिल रहा साइलेंट रीडिंग का, कि अगर आप, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि ये पीडीएफ लो और घर पे आप पढ़ते बैठो, तो अभी आपको झिझक महसूस नहीं होगी बिल्कुल। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने देख ली हूँ, एक दो पेजेस पढ़ ली हूँ, तो इसका फायदा नहीं मिल रहा, मतलब झिझक दूर नहीं हो रही आपकी। झिझक दूर कब होंगी, जब आपको बोला जाएगा कि चलो ठीक है, ये एक सीटेट की क्लास आप समझा कर बता दो जूम से, तो आपको लगेगा कि मैं कहीं गलती ना कर बैठूंगी। इस तरह से तो झिझक दूर होने का, झिझक को दूर करने का ये फायदा नहीं मिल रहा अकेले पढ़ने में। मतलब जैसे सीटेट वालों की अगर एग्जांपल ली जाए, बहुत सारे हाँ बोलते हैं, "हाँ, हमने सही। स्टडी कर ली है, पढ़ रहे हैं हम"। तो उनको कौन सी बात की झिझक है, ऐसे की झिझक कैसे होंगी उनको घर में? कि अचानक से अब सर्दी जुकाम हो गया वो अलग बात है, कि मतलब उन्होंने ठंडा खा लिया, सर्दी हो गई, चुपके से, मतलब जैसे कि डायरेक्टली कुल्फी खा लिए, सर्दी हो गई। लेकिन अब उन्होंने मुताला कर लिया, तो उनको कौन सी चीज़ की झिझक? घर में पूछ रहे कि सीटेट की पढ़ाई चल रही है क्या? वो बोले हाँ बिल्कुल बहुत चल रही है, आज तो 10 सबक खत्म हो गए। और अगर उनको कहा जाए कि आप एक जूम से क्लास ले ली जाए,
तो फिर वो झिझकेंगे कि कहीं मेरा मतलब परफेक्ट है या नहीं, या फिर कुछ गलती ना हो जाए। तो इस वजह से है कि लाभ नहीं मिलेगा। अभी उसमें समझ में आया या फिर नहीं? और एनर्जी इसलिए बच हाँ रही, सर, थैंक यू सर। सारे लोग जवाब दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो एंगेज बैठे हैं, तो उनकी एनर्जी लग रही है यहाँ पर पढ़ाने में। जैसे कि अब जूम से मीटिंग ली जा रही है, तो एक बोलकर बताया जा रहा है पढ़ाकर, तो एक एनर्जी लग रही है, ऊर्जा बचेंगी, खुद अपने आप जो पढ़ लेगा उसकी। चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं कि खुद से भी समझने में मदद मिलेंगी जो खुद से पढ़ रहा है, और खुद से स्वत अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। तो स्वत अध्ययन, खुद मुताला वगैरह जो था उसका रुझान पैदा होगा कि खुद से पढ़ने में उसका दिल लगेगा। नहीं तो बिल्कुल डिपेंड बैठे है कि कोई यूट्यूब से मतलब उससे ही करना है, कोई उससे ही करना है, कि खुद से नहीं हो पा रहा। तो उसकी एक मिसाल ये भी है। और कुछ डाउट रह गया है उस क्वेश्चन में किसी का? जैसे कि अगर ये टेस्ट चल रहा है, अब ये टेस्ट में कोई भी अपने हिसाब से ज्वाइन कर रहा है मीटिंग, तो उसको झिझक नहीं है कितने भी आए कि चलो ठीक है, सवाल का जवाब दे दिया, अच्छा ये था क्या, ये देख लियो। लेकिन उसको बोला जाए कि अब तुम्हारा सीटेट का एग्जाम है अब 7 तारीख को, तो उसको वो डर लगेगा कि अब क्या होगा। तो वो एक दिन पहले पूरी किताबें किराना दुकान के से लेने की कोशिश करेगा कि सीडी पे भी दे दो, मैथ्स भी दे दो, कहीं पर भी, और वो कंफ्यूज रहेगा। तो उसको डर वहां पर लगेगा मेन एग्जाम पे, यहाँ पर डरेगा नहीं वो ऑनलाइन से जवाब देने में। ये मिसाल ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कि हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षण में तालीम की विधि के संबंध में इसमें से एक कथन को पढ़ना है, बोल रहे हो कि कथन पढ़ना क्या है कि शिक्षण पद्धति। अब सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सवाल समझना है। ये सवाल का मतलब क्या है कि जबान सिखाने के तरीके कार के बारे में दर्ज झैल बयानात को पढ़ना है इंग्लिश वाले, इंग्लिश जुबान सिखाने के तरीके कार के बारे में, इंग्लिश सिखाने वाले। तो ये पढ़िए अब इसका। तो एक ही मिनट रह गया, ये चला जाएगा एग्जाम। ये क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है, रीडिंग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है? ये शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई, मतलब शुरुआत उसकी कहाँ पर हुई? सबसे पहले जर्मनी में। ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में ये व्यापक रूप में अपनाई गई या शिक्षण की इकाई शब्द है ना कि वाक्य है, कि वर्ड है ना कि सेंटेंस। विषय सामग्री मानक रूप में विभाजित की जाती है। और 1 मिनट हो गया, ये कभी भी